नमस्कार। महात्मा गांधी, ये नाम सुनते ही हम सबके मन में एक तस्वीर बनती है। लेकिन क्या वो हमेशा से ही महात्मा थे? नहीं। असल में ये कहानी एक शर्मीले साधारण से वकील की है जो आगे चलकर दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य से टकरा गया। तो ये सिर्फ भारत की आज़ादी की कहानी नहीं है। ये कहानी है उस सफर की जिसमें एक इंसान ने सत्य को ही अपना सबसे बड़ा, सबसे कारगर हथियार बना लिया। इस कहानी का जो सबसे अहम मोड़ है वो आता है साल 1942 में। जरा उस दौर की कल्पना कीजिए। दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में जल रही है और इसी भारी उथल-पुथल के बीच भारत में आज़ादी की लौ और तेज हो रही थी। और ठीक यहीं पर गांधी ने वो शब्द कहे जो इतिहास का रुख बदलने वाले थे। अब जरा सोचिए, ये सिर्फ कोई नारे वाले शब्द नहीं थे। ये तो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक सीधा सीधा अल्टीमेटम था। वो इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी अहिंसा का पाठ पढ़ाया, अब कह रहा था, करो या मरो। इन शब्दों में इतनी ताकत थी कि मानो पूरे देश में एक बिजली सी दौड़ गई हो। और बस यहीं से स्वतंत्रता संग्राम ने एक बिल्कुल नया, एक निर्णायक मोड़ ले लिया। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर ऐसा क्या हो गया था कि अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी ने पूरे देश को एक खुले विद्रोह के लिए ललकार दिया? इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा, उनकी कहानी की शुरुआत में। देखिए, करो या मरो का नारा कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। ये तो गांधी के सालों के सत्य के साथ प्रयोगों का एक निचोड़ था। तो चलिए उनकी यात्रा के बिल्कुल शुरुआती दिनों में चलते हैं और देखते हैं कि वो कौन से अनुभव थे जिन्होंने उन्हें पूरी तरह बदल कर रख दिया। उनकी कहानी शुरू होती है गुजरात से। फिर एक नौजवान छात्र के तौर पर वो कानून की पढ़ाई करने लंदन जाते हैं। लेकिन उनकी जिंदगी का जो असली टर्निंग पॉइंट था वो आया 1893 में, जब वो एक वकील बनकर दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये देश उनकी किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल देने वाला है। दक्षिण अफ्रीका पहुंचते ही गांधी का सामना एक बहुत ही कड़वी हकीकत से हुआ। वहां भारतीयों के साथ बहुत बुरा बर्ताव होता था। उन्हें कूली जैसे अपमानजनक नामों से बुलाया जाता था। मतलब हर कदम पर यह एहसास दिलाया जाता था कि वो दूसरे दर्जे के नागरिक हैं। ये वो अन्याय था जिसे गांधी ने सिर्फ देखा नहीं बल्कि खुद झेला। और फिर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर वो घटना हुई। ये सिर्फ एक टिकट को लेकर बहस नहीं थी, नहीं, ये उनके आत्मसम्मान पर एक सीधा हमला था। कहते हैं कि उस ठिठुरती रात में स्टेशन पर बैठे बैठे उस अपमान की ठंडक ने उनके अंदर एक आग जला दी थी, अन्याय के खिलाफ लड़ने की आग। उस अपमान का जवाब गांधी ने हिंसा से नहीं दिया, बल्कि उन्होंने एक नया और कहीं ज्यादा शक्तिशाली हथियार तैयार किया, जिसे उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की जमीन पर ही तराशा था। तो क्या था ये नया हथियार? सत्याग्रह। लेकिन सत्याग्रह का मतलब सिर्फ चुपचाप विरोध करना नहीं था। इसका असल मतलब था सत्य बल, यानी सत्य की शक्ति। ये एक ऐसा नैतिक बल था जिसका मकसद जुल्म करने वाले को खत्म करना नहीं, बल्कि उसकी अंतरात्मा को झंझोड़ना था, उसे बदलना था। सत्याग्रह के 3 बहुत ही सरल नियम थे। पहला, अन्याय का डटकर सामना करो, लेकिन बिना हिंसा के। दूसरा, खुद पर पूरा कंट्रोल रखो, किसी भी हालत में हिंसा का रास्ता मत अपनाओ। और तीसरा, जो शायद सबसे मुश्किल था, वो ये कि हर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो, चाहे जेल ही क्यों न जाना पड़े। मकसद विरोधी को झुकाना नहीं, बल्कि उसका दिल जीतना था। गांधी के लिए उनकी जिंदगी और उनके राजनीतिक काम दोनों ही सत्य को खोजने के एक बहुत बड़े प्रयोग का हिस्सा थे। उनका हर एक कदम, हर एक संघर्ष इसी खोज का एक नया अध्याय था। दक्षिण अफ्रीका में 20 साल गुजारने के बाद अब गांधी के घर लौटने का वक्त आ गया था। वो एक बिल्कुल बदले हुए इंसान थे, जिनके पास सत्याग्रह जैसा एक आजमाया हुआ हथियार था और एक नई पहचान भी। लेकिन 1915 में भारत वापस आकर वो सीधे राजनीति के मैदान में नहीं कूद पड़े। उन्होंने कुछ ऐसा किया जो बहुत अनोखा था। उन्होंने 1 साल तक पूरे देश का दौरा किया, असली भारत को समझने की कोशिश की, उसके गांवों को, उसके गरीब लोगों को। ये एक तरह से उनकी तैयारी थी देश की नब्ज पकड़ने की। और इसी दौरान भारत के लोगों ने उन्हें एक नया नाम दिया, महात्मा, जिसका मतलब होता है महान आत्मा। ये कोई सरकारी पदवी नहीं थी, ये तो लोगों के दिलों से निकली एक आवाज थी जो उनके नैतिक बल और उनकी सच्चाई को सलाम कर रही थी। और फिर उन्होंने सत्याग्रह के अपने हथियार को भारत की मिट्टी पर आजमाया।
चाहे वो चंपारण के नील किसान हो या अहमदाबाद के मिल मजदूर, उन्होंने हमेशा आम लोगों की लड़ाई को अपनी लड़ाई बनाया और देखते ही देखते वो पूरे भारत के नेता बन गए। और अब हम कहानी में घूमकर वापस वहीं पहुंचते हैं जहां से हमने शुरू किया था, साल 1942। दक्षिण अफ्रीका में हुआ अपमान, सत्याग्रह का जन्म और भारत की जमीनी हकीकत की समझ, गांधी के जीवन के ये सारे अनुभव अब एक साथ मिलकर इतिहास की सबसे बड़ी जंग के लिए तैयार थे। 1942 आते आते गांधी का सब्र अब जवाब दे चुका था। अंग्रेजों के साथ सारी बातचीत, जैसे क्रिप्स मिशन, पूरी तरह नाकाम हो चुकी थी। दूसरी तरफ जापानी हमले का खतरा सिर पर मंडरा रहा था। गांधी को ये महसूस हुआ कि अब और इंतजार करने का मतलब है भारत को बर्बादी की तरफ धकेलना। अब एक आखिरी और निर्णायक कदम उठाने का वक्त आ चुका था। ये समझने के लिए कि ये कदम कितना बड़ा और अलग था, हमें उनके पिछले आंदोलनों पर एक नज़र डालनी होगी। 1920 का असहयोग आंदोलन हो या 1930 का सविनय अवज्ञा, दोनों का लक्ष्य शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात मनवाना था। लेकिन 1942 में लक्ष्य एक ही था, अंग्रेजों की भारत से पूरी तरह से विदाई। और सबसे बड़ी बात, इस बार गांधी ने आत्मरक्षा में हिंसा की संभावना को भी पूरी तरह से नकारा नहीं। ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव था। ब्रिटिश सरकार ने फौरन एक्शन लिया और गांधी समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को जेल में बंद कर दिया। उन्हें लगा कि ऐसा करने से आंदोलन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। ये आंदोलन अब किसी नेता का नहीं, बल्कि जनता का आंदोलन बन चुका था। हर गली, हर शहर में आम हिंदुस्तानी खुद नेता बन गया और पूरे देश में बस एक ही नारा गूंज रहा था, करो या मरो। तो आखिर में गांधी की कहानी सिर्फ एक देश को आज़ाद कराने तक ही सीमित नहीं है। नहीं, ये कहानी है खुद की कमजोरियों पर जीत पाने की। उनका मानना था कि असली आज़ादी बाहर के दुश्मनों से नहीं मिलती, असली आज़ादी तो अपने अंदर के डर और नफरत से मिलती है। और शायद यही उनके जीवन का सबसे बड़ा सत्य के साथ प्रयोग था। ये कहानी एक सवाल हम सबके सामने भी छोड़ के जाती है कि क्या हम अपनी अंदरूनी लड़ाइयों को जीतने के लिए तैयार हैं?